घर वालों को बोल दिया कि इनकी इसकी सेवा करो, अब जाने वाला है ये। तो जो लम्मा नाल है, ये जो जगह, ये आपकी जगह, ये आपके नाम से जानी जाती है आजकल के समय में। तो एक पहलवान बनता कैसे है? पहलवान तैयार करना एक घर को खाली करने के बराबर है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अभी ये कोर्स किया, इस कोर्स को करने के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है बंदे की? पहलवान सबसे ज़्यादा डरता भी मेरे को लगता है चोटों से ही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हिमाचली बैकपैक पॉडकास्ट में। तो आज है हमारे साथ एक महान हस्ती जिनका नाम है जी अरुण पहलवान जी। तो पहलवान जी, स्वागत है आप लोगों आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जहाँ पे आने का मौका दिया आपने। तो सर, सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे किया था ये पहलवानी का? मैं जी बचपन में ही, हमारा जो गांव है जी लंबा नाल, जहाँ की मिट्टी जो है और जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारा शुरू में एक ही एम होता है जी कि हमने पहलवान बनना है। इसके बाद हम अगली लाइन देखते हैं कि हमने किस लाइन में जाना है। जी हमारे बचपन में ही शुरू से ही शौक़ रहा है। घर से जो हमारे माता पिताजी थे, उनका भी यही एक सपना था कि हमारा जो लड़का है जो बड़ा होके पहलवान बने। जी जी। तो ये आपने स्टार्ट कैसे किया था ये पहलवानी का? जो आपने कहा कि आपके गांव में सभी के सभी पहलवानी का ये चस्का है, जो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ जी जब से मैंने अपना होश संभाला है जी। मेरे हिसाब से, तो मैंने तभी से ही इसी लाइन में आ गया हूँ मैं। जी। हाँ जी। और जो ज़्यादा मतलब हमारे जैसे हमारा जो बचपन था, तो पवन पहलवान जी और केवल पहलवान जी, इनको देखते थे हम कि ये मतलब जैसे दंगलों में जाते थे तो आते टाइम कुछ बर्तन लेके आने इन्होंने मालियों से, तो हमें भी कोई ऐसा लगना कि हम भी पहलवान बने और हम भी ऐसे जीत के कुछ लाएं। तो वहीं से हमारा बचपन शुरू हुआ इसी लाइन में। तो स्टार्टिंग आपने पहलवानी से की। आपने पहले नहीं सोचा था, पहले सोचा था कि पहलवान बनूंगा, कि बाद में ऐसा ख्याल आया कि मैं पहलवानी करूंगा? नहीं, हमारा तो शुरू से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो गाँव है जहाँ का, जी, यहाँ की मिट्टी में ही पहलवानी का मतलब हमारा जो बचपन है इसी में गुजरा, और इसी में हमने मतलब आगे भी यही सपना है कि जब तक हम जिंदा हैं इसी लाइन से जुड़े रहें, और जी, बस यही है पहलवानी में जी। तो जो लम्बा नाल है, ये जो जगह, ये आपकी जगह, ये आपके नाम से जानी जाती है आजकल के समय में? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ जहाँ पे हमारे पूर्वज हैं उन्हीं की देन है। जी। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट कब किया था ये पहलवानी? मेरे हिसाब से की तो मैंने बचपन से ही थी, लेकिन 1998 से के अबाउट उसके बाद से मैंने शुरू की थी जी। ज़्यादा मतलब जो मैच्योर हो गए थे तो। जी। हाँ जी। तो आपको जब फेम मिलने लगा, मतलब कि आपका नाम जानने लगा, वो कौन से सन में जानने लगे थे लोग? कि ये तो ये सन तो मेरे को याद नहीं, लेकिन मैं 8वीं में पढ़ता था, 7वीं 8वीं में। जी। तो जो हमारी जो लोकल जहाँ की हमारी दंगल कमेटियाँ हैं, इनका बहुत प्यार मिलता था जी। इन्होंने जैसे ही मैं दंगल में जाना, इन्होंने एक ही जगह मेरी 5-5, 6-6, 7-7 कुश्तियाँ करवा देनी। अब तो ट्रेंड चला है कि सिंगल एक कुश्ती होनी। बचपन में उन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 कुश्तियाँ करवा देनी। फिर थोड़ा शौक़ भी बनना, उन्होंने इनाम भी देने अच्छे अच्छे, साथ में जो हमारे लोकल जो हमारी जनता है उनसे भी प्यार मिलना, उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे पूसे देने। वहाँ से भी थोड़ा मतलब हौसला बना रहना कि अच्छा हो रहा है कुछ लाइफ में, क्योंकि बचपन में जिस लाइन में हम चले गए तो उसी लाइन से जुड़े रहे। उसके बाद आपने पहलवानी मतलब आगे स्टार्ट आगे हाँ जी। तो सबसे पहले जैसे कि आपने स्टेट वगैरह जो भी लगता है, ये आपने कब स्टार्ट किया था ये, इसके बारे में? हाँ जी, हमारे टाइम में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ज़्यादा हमारा मतलब जो लोकल हमारे जहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़े हैं हम लोग, गवर्नमेंट स्कूल के जो भी है, तो शुरू में हमारी यहाँ पे कोई भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेमें जाती नहीं थी। मैं जब +1 में पहुँचा बड़वार स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़वार में, तो उस टाइम से मैंने पहला कंपटीशन अपनी ज़िंदगी का लड़ा था इसका, कुश्ती का। तो मैं आपको बात बताता हूँ, मैं जोनल लेवल में गया। हमारे जोनल लेवल हुए थे गंगत में। तो इंदौरा का एक लड़का था रिम्पी बालको करके, अच्छा लड़का था वो। मैं उसके साथ जैसे ही कुश्ती हमारी शुरू हुई, उसने मेरे को चित कर लिया, जाते ही चित कर लिया। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैं पूरी रात रोता ही रहा। घर में आया तब भी मैं रोता रहा कि मैं हार कैसे गया यही मन में रहा। फिर मेरे मन में यही रहा कि मैंने इसको, अब 1 साल बाद आएगा ये मेला, तो दोबारा मौका मिलना नहीं है। फिर अगले साल जैसे ही मैं +2 में हुआ,
मैं उसको देखता रहा कि ये कौन से वजन में लड़ता है, मैंने इसी के वजन में लड़ना और इसको हराना है। मेरा मतलब एम हो गया कि मैंने उसको हराना है, बस टारगेट बना लिया मैंने। जब उसने वजन दिया, जो मेरा वजन था उसी वजन में था वो भी। फिर कुश्ती हुई तो मैंने उसको चित कर लिया और मैं इतना खुश हुआ मन में, मतलब विचार आया कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और उसी से वीर बजरंगी की, हनुमान जी की कृपा रही और उसी साल मैं स्टेट में भी अपने वजन में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और उसके बाद फिर अपना जो जैसे ही जो भी कंपटीशन हुआ, इंटर कॉलेज में मैंने प्रवेश किया, उसमें भी लगातार मैं 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट, इंटर कॉलेज में भी 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। अपने सीनियर नेशनल में मैंने 4 बार पार्टिसिपेट किया हुआ है और भी अपनी ऑल इंडिया पुलिस में भी 3-4 बार गया हूँ जी। हाँ जी, यहीं से। और बाकी दंगल तो आपको पता ही है, हिमाचल में हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा दंगल होते हैं जी। जहाँ तो क्या बताएं, अब जैसे ही समय लगता है, टाइम लगता है, तो इन्हीं में ही ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो यहाँ से आपका सफ़र, मतलब एक 11th क्लास से आपका स्टार्ट हो गया था सफ़र ये चलने का? पहले जहाँ से स्टार्टअप हो गया था, वहाँ से लेके अभी तक चल रहा है? जी चल रहा है जी, मतलब सब सही है अभी तक? जी। तो जी कई बार बंदा सोचता है ना, जो पहलवानी है ये सिर्फ दाव पेच का है, उसमें क्या दाव पेच ही है कि जोर ही है कि और भी दिमाग की गेम भी है ये? नहीं, ये कोई बोले कि दाव पेच ही है, इसके साथ बहुत सारा, मैं तो समझता हूँ कि इसमें पहलवानी की लाइन में बहुत कुछ डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो हमारी फैमिली होती है, परिवार होता है हमारा, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि घर से अगर पीछे से फाइनेंशियली और घर वाले अगर सपोर्ट करेंगे, आप तभी इसी लाइन में स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। बाकी आप बोल रहे हैं कि पावर का भी है, सब कुछ है इसमें, पावर का भी है, दिमाग का भी खेल है जी। कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं पहलवान जो होते हैं वो पहलवान ही होते थे ना, कि वैसे है मतलब जड़ बुद्धि। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहलवान होता है मेरे हिसाब से तो इंटेलिजेंट और लोगों को दूर से पढ़ने वाला होता है। माइंड चलाने वाला ही पहलवान बनता है। जो जितना माइंड से स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही बढ़िया पहलवान बनता है। तो एक पहलवान बनता कैसे है? इसके पीछे जी बचपन से ही अगर जब शुरू से प्रैक्टिस लगा लो, एक अच्छा कोच भी होना ज़रूरी है उसके पीछे पहलवान बनाने के लिए, अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है। फिर अपना अगर बीच में ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन एक अच्छा पहलवान बनने के लिए मेरे हिसाब से अगर कोई गरीब बच्चा है जो पहलवानी का शौक़ रखता हो, तो जो वहाँ के एरिए की लोकल जो कमेटियाँ होती है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि एक अच्छे पहलवान बनने के लिए गरीब बच्चे को, मिडिल क्लास में जो गरीब बच्चा और मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है वही इसी लाइन में पहलवानी में आता है मैक्सिमम। तो जो हमारी लोकल कमेटियाँ होती है, अगर ये बच्चों को अप्रिशिएट करते रहे, इनको मौका दें, क्योंकि मौका देंगे तो पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि पहलवानी जो है इसमें खान पीन का और भी बाकी चीज़ों में बड़ा ज़्यादा खर्चा आता है। तो जैसे मोटा देखा जाए तो एक पहलवान का 1 महीने का कितना खर्चा हो जाता है, खाना पीना सब कुछ करके? देखिए जी, मेरे हिसाब से जो अगर छोटा बचपन ही है, छोटा बच्चा ही है कोई जी, अगर उसको ही स्टार्टअप करवाना हो तो नॉर्मल 30 से 35 हज़ार तो खर्चा चाहिए। अगर एक पहलवान का छोटा बच्चा हो, मतलब सही ढंग से अगर डाइट और प्रॉपर चलाना हो तो। और जो बड़ा पहलवान है उसका तो आप लगा लो, वो तो आजकल बहुत कुछ चला हुआ है जी, उसमें 50 हज़ार 60 हज़ार इतना लगभग लग जाता है। मतलब वो बात सच्ची है कि एक पहलवान दीवार भी खा जाता है घर की। मैं तो बोलता हूँ कि पहलवान तैयार करना एक घर को खाली करने के बराबर है, और इसके ऊपर लक बहुत बड़ा डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि कोई पूरा परिवार लगा हुआ है जी, पीछे उसकी मेहनत होती है परिवार की कि हमारा बच्चा पहलवान बने, और प्रभु ना करें कि किसी को इंजरी हो जाए जी, वो ना घर का रहता है ना फिर घाट का, और घर मतलब ख़त्म हो जाता है। और मेरे दूसरा ये है कि घर तो खाली होता है, क्योंकि डाइट के लिए तो पैसे तो चाहिए। तो पहलवान सबसे ज़्यादा डरता भी मेरे को लग रहा है चोटों से ही है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जब इंजरी हो जाती है तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है फिर जी। तो जब आपने भाई जी पहलवानी स्टार्ट की थी तो आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से था? मैं थोड़ा मीडियम वर्ग का ही था, क्योंकि फादर साहब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे, लेकिन उस टाइम जो तनख्वाह होती थी वो इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। घर के खर्चे, अब 2 भाई थे हम लोग, खर्चे भी होने, मेरे पहलवानी में भी ज़्यादा खर्चा लगना, लेकिन मेरे फादर साहब की मेरे पहलवान बनने के पीछे बहुत बड़ी, मतलब मैं तो समझता हूँ कि उनको भगवान ही मानता हूँ मैं,
जो भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरे लिए उन्होंने कभी भी घर का दूध, मतलब हमारे घर का दूध ख़त्म ही नहीं हुआ। अगर एक भैंस का जैसे होती है ना कि दूध देना बंद कर देती हैं, उन्होंने उसी टाइम दूसरी भैंस लानी, जैसे भी लानी, जो भी करके अपनी मतलब फाइनेंशियली वो नहीं देखते थे, वो मेरे ऊपर ही उनका माइंड रहता था कि इनको इसको पहलवान बनाना है मैंने। मतलब वो अपना आपको आप में देख रहे थे? हाँ जी, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो अच्छे पहलवान थे अपने समय में, ऐसा मैंने सुना हुआ है लोगों से। तो मेरे फादर साहब कोई 7-8 साल के थे उस समय वो गुजर गए थे। पापा ने भी पहलवानी की लेकिन इतना नाम नहीं कमा सके, क्योंकि गरीबी देखी होगी उन्होंने, क्योंकि जब फादर का साया नहीं रहता है सिर पे तो फिर गरीबी ही होती है। उन्होंने उसी के मतलब मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो उनका सपना था पहलवान बनने का, उन्होंने मुझे अपना मतलब अपने आप में देख रहे थे ना वो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने क्योंकि सुबह 3 बजे मेरे को उठा देना, उसके बाद मैंने जैसे ही प्रैक्टिस के लिए शुरू होना तो मैंने प्रैक्टिस करनी, जो भी अपनी 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करनी। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए बादाम का गोटा और जैसे जो दूध दाद वगैरह सब कुछ बनू के रेडी रखना कि इसकी रिकवरी के लिए कोई कमी ना रहे। बस सबसे पहले आपका सहयोग उन्होंने किया? उन्होंने किया। मैं वही आपको पहले भी बताया कि जो पहलवान है उसके लिए सबसे पहले घर के जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। आज आप मानते हो कि उनकी बदौलत हैं जो भी है। जैसे कि हमने सुना है कि आपने एक स्पोर्ट्स का कोर्स भी किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कोचिंग के लिए NIS। NIS। जी बिल्कुल। वो उसके पीछे की स्टोरी किस तरह से, कैसे किया था आपने, वो कब किया था? देखिए, जब अब क्या बोलूँ कि मेरा जो मतलब शुरू में जैसे मैं पहलवानी शुरू की थी, उसके बाद जो 2002 से लेके 9 तक जी 8-9 तक मैं अपने जब वही बात है कि अपने मुंह से बोल रहे हैं, मेरे बोलने का भावार्थ ये है कि उस समय में जो अपना मतलब अपनी जोड़ का होता है ना, अपनी जोड़ का मैं स्टार पहलवान था। अपनी जोड़ का जितनी की मैं जोड़ था उसमें स्टार था मैं उस टाइम। पीक टाइम था आपका वो? बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी भी थक कर नहीं हारा उस टाइम। किसी ने मारा हो तो किसी ने दांव से गिरा लिया तो अलग बात है, लेकिन मैं दमकश से या फिर कोई बोले कि ऐसे गिरा लियो, ऐसे नहीं। मैं 2-3 मिनट के 4 मिनट के बाद मतलब जिसको बोलते हैं ना थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप होने के बाद फिर तो मतलब नहीं था कि मैं पीछे हट जाऊं। और हमारे टाइम तो उस समय तो अब तो 20 मिनट का ट्रेंड चला हुआ है। आप भी जाते हैं हम दंगलों में तो 20 मिनट होते हैं हमारे लिए, तो आंखें बंद करके होते हैं 20 मिनट तो लगने के लिए मतलब चलाने के लिए तो 6 मिनट की भी कुश्ती बहुत होती है। 20 मिनट भी अच्छा टाइम रखा है, लेकिन हमारे समय उस टाइम में तो आधा घंटा 1-1 घंटा कुश्तियाँ मतलब चलती रहती थी, छुड़वाती नहीं थी कमेटियाँ। और राउंड भी 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 करवा देने एक पहलवान के, उसके बाद माली देते थे। आजकल तो एक बार में मिल जाती है। आजकल तो हाँ जी, हाँ वही है, थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है क्योंकि पहलवान ज़्यादा होते हैं, कमेटियाँ भी फिर जल्दी करवाने के चक्कर में तो एक कुश्ती करवा के फिर कर देती हैं फ्री। जी। तो फिर आपने जो ये कोर्स किया था, ये कब किया था आपने? मैंने किया था 2009 और 10 में। 9 और 10 में ये कोर्स किया था? जी। तो उसके बाद की लाइफ कैसी थी आपकी? उसके बाद जैसे ही मैंने ये कोर्स किया उसके बाद सोचा था कि कोचिंग लाइन में जाऊंगा और अच्छे लड़के तैयार करूंगा जी, लेकिन चलो भाग्य ने जैसा भी किस्मत पलट गई। मैं जैसे ही 2011 में फिर मैं पुलिस में हो गया भर्ती जी। उसके बाद फिर 2013 में मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में एज ए रेसलिंग कोच मेरे को नियुक्त किया गया जी। उसके बाद हम 4-5 15 16 17 18 तक शायद 17 या 2017 या 18 तक हम ऑल इंडिया पुलिस में जाते रहे जी। साथ में जब छुट्टी वगैरह मिलती थी तो जहाँ हमारे जो लोकल दंगल होते हैं इनको भी लड़ने का मौका मिल जाता था जी। मतलब प्रैक्टिस ही थी आपके लिए वो? तो हमारे लिए हाँ जी, वही है, जैसे दंगल देख ली तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती थी जी, वही है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अभी ये कोर्स किया, ये क्या, इस कोर्स को करने के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है बंदे की? इसमें जी एक तो बंदा ग्रेजुएट चाहिए जी, ग्रेजुएट, और साथ में नेशनल लड़ा होना चाहिए जी। और उसके बाद वहाँ पे 1 वीक तक होते हैं अपने क्या बोलते हैं एलिजिबल टेस्ट लेते हैं उसमें वहाँ जाके ना, उसमें जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें जो
निकल जाता है, उसे उन्हीं बच्चों की मेरिट के हिसाब से उठाते हैं, बाकी को फिर बाहर निकाल देते हैं। मतलब मेरिट के हिसाब से मेरिट चलता के है हिसाब से लेते हैं। कोई बोले कि ऐसे ही भी जाते ही एनएस कर ली या कुछ हाँ। ऐसा भी नहीं है, वहाँ भी टफ काम है। मतलब काफ़ी टफ काम है, नहीं तो हर एक बंदा दिख जाए, नहीं तो जितने भी पहलवान है उनमें से जी सभी जी, ने की हुआ हाँ है जी ना। हाँ जी। तो अभी आप इसमें कोचिंग भी देते हो बच्चों को? हाँ, जब फ्री टाइम रहता है ड्यूटी से, कई बार छुट्टी छाट्टी आते हैं तो जी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि बचपन से ही इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो जी। अच्छा लगता है। मतलब खून में ही हो गया वो खून आपके? में बस वही है, जैसे ही देख लिया हम तो कहीं बाहर भी देखें तो बाहर भी कोई वैसे हो तो उनको भी सिखाने के लिए भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा तो करो। कई बार होता है, जैसे मान लो छोटा बच्चा है कोई पहलवानी कर रहा है, कई बार चोट लग जाती है, फिर उसका मतलब वो मोराल डाउन हो जाता है बच्चे का, जल हार गया मोराल, उस मोराल को आप कैसे सही करते हो बच्चे को, फिर से कैसे बोलते हो कि नहीं तू कर सकता है? देखो जी, फिर कई एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, मोटिवेट तो करना पड़ता है जी। है ना जी। जिसना करनी होती है उसको मोटिवेट भी करना होता है थोड़ा करके, फिर अपने आप कुछ ना कुछ निकल जाता है। और बाकी हम प्रभु से जुड़े हुए बंदे होते हैं, जो पहलवान बंदे होते हैं, एक भक्त बंदा होता है, क्योंकि एक जितना टाइम पहलवानी के लिए बंदा देता है मेरे हिसाब से पढ़ाई स्पोर्ट्स में देता है, पहलवानी नहीं किसी भी स्पोर्ट्स में देता है, जी। जितना टाइम स्पोर्ट्स में देता है कोई बंदा, अगर इतना टाइम पढ़ाई में दे तो वो मेरे हिसाब से यूपीएससी या जो भी ये टेस्ट होते हैं इनको निकाल सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो पहलवानी करता है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स करता है जी। वो एक प्रभु रूप ही होता है, अगर सही नित्य नियम से करे तो। नियम से किया, क्योंकि बजरंगबली के हिसाब से चलती है। जी जी। तो ये जो एक ट्रेनिंग होती है पहलवान की, वो किस तरह से होती है? स्टार्टिंग पीरियड कैसे चलता है ट्रेनिंग का? स्टार्टिंग मतलब उसका दिनचर्या कैसी होती है पहलवान? दिनचर्या देखिए जी, अगर मैं सही बताऊं तो मॉर्निंग में 3 बजे उठ जाना चाहिए जी। जो भी पहलवान है 3 बजे उठ जाना चाहिए। जो हमारा पावरफुल समय होता है जो इन्वायरमेंट का, जी। जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रभु का जो समय होता है वो 4 से लेकर 6 बजे तक का जो होता है प्रैक्टिस का। और जो इस टाइम में प्रैक्टिस करता है, अगर बंदा 7 बजे या 6 बजे उठ के ग्राउंड में जाते हैं ना, उसमें अगर 3 घंटे की हुई प्रैक्टिस और इसमें 2 घंटे प्रैक्टिस की हुई, मेरे हिसाब से ज़्यादा फलदायी रहती है। जहाँ तक आपका तजुर्बा? जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, 4 से लेकर 6 बजे के बीच या 7 बजे तक प्रैक्टिस मॉर्निंग टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको हम लोग, उसमें की जाए तो वो सर्वोपरि है, सबसे बेस्ट है। जी जी। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो लोकल पहलवान हैं उनकी कुश्ती नहीं होती, उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जी हम क्या बोल सकते हैं, मैं खुद कई दंगलों में हमारी जो लोकल कमेटियां हैं जी, जो हमारे भाईचारे में हैं, जब उनका आशीर्वाद शुरू से बना हुआ है प्रभु की दया से, तो मुझे भी कुश्ती सिलेक्ट का मौका मिलता है जी। उसमें जो कमेटियां हैं, कमेटियों में जो बंदे आजकल चला हुआ है, सोशल जो भी चला हुआ है, आपको पता तो है, सोशल मीडिया के जरिए कुश्तियाँ देख लेते हैं कि वो उसको देखो, उसको बुला लेते हैं, उसको बुला लेते हैं। अब बड़े पहलवानों की होड़ को मैं उनको बुला लेते हैं, चलो मैं नहीं बोलता कि उनको नहीं बुलाना चाहिए, कमेटी की अपनी चॉइस है, उनके पैसे होते हैं और उनको बुला लेते हैं। अब उनको बुलाते हैं, कमेटी के पास मान लो कि 5 लाख रुपया है, मैंने बड़ी कुश्ती करवानी है जी, एक नंबर के जो पहलवान है, उनको बुलाने के लिए वो लाख रुपया ले लेंगे सीधा ही, 2 लाख उसमें ख़त्म हो गया, पीछे बचता है 3 लाख। अब एक कुश्ती बड़ी करवानी है तो पीछे भी देखने पड़ते हैं जो अच्छे मतलब बीच में हो। अब ट्रेंड चला हुआ है कि जो थोड़ा सा जिसका नाम हो उसको हर जगह बुलाते हैं जी। तो चलो बुलाने भी चाहिए, लेकिन अब उनको भी बुलाते बुलाते जो है वो पैसा हो जाता है ख़त्म कमेटी के पास, फिर लोकल पहलवानों को देने के लिए कुछ बचता नहीं है जी। तो फिर बच्चे जो लोकल होते हैं वो निराश हो जाते हैं, निराश होना पड़ता है। इसमें कुश्ती सिलेक्टर का भी इतनी गलती नहीं होती क्योंकि जो कमेटियां बोलती हैं वही कर सकते हैं वो भी। पर अब आपके माध्यम से मैं कमेटियों से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो हमारे लोकल बच्चे हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट किया करो, उनकी कुश्तियाँ नहीं छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मतलब हल्का हो या जैसा भी हो। क्योंकि आप हमारे जहाँ दंगल होते हैं, अपने लोकल बच्चों को थोड़ा पैसा पुसा रुपया मिलता ही रहे तो एक तो नशे से दूर रहेंगे, क्योंकि आजकल आप हमने और आप सब देख रहे हैं कि चिट्टे से बहुत बुरा हाल है हिमाचल का जी। अगर गेमों से जुड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत मिलता रहेगा पैसा वगैरह, तो जी अपनी डाइट में थोड़ा करेंगे, इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी सुधार होगा और एक नशे से भी हमारा हिमाचल बचेगा, नशे से भी बचेगा। हाँ और ये हमारा समाज ही कर सकता है, ये जो लोकल हमारी कमेटियाँ हैं यही कर सकते हैं, बाहर का कोई नहीं आएगा, वो तो है, बाहर का कोई नहीं आएगा इसको सुधारने के लिए। वो जो आते हैं वो तो चले जाएंगे आके,
हाँ, ये कमेटियाँ थोड़ी सी मतलब इस बात पे थोड़ा ज़रूर ध्यान दें कि जो हमारे लोकल बच्चे हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें, उनको मौका ज़रूर दें। ज़्यादा बड़ी कुश्तियों की एक दूसरे की होड़ ना करें कि उसने वो बुलाया है वही बुलाना हमने, वो तो या कुछ है। तो एक सिलेक्टर होने के तौर पे आपका सबसे मुश्किल समय कौन सा रहता है? जैसे कि आप सिलेक्टर हो अभी, आपको सबसे मुश्किल क्या रहता है उस टाइम पे? मुश्किल समय तो चलो, मुश्किल समय ये रहता है कई बार होते हैं मैंने मान लो कि एक पहलवान को बड़ी कुश्ती के लिए किसी को कॉल कर दिया कि मैंने आपकी कुश्ती दूसरे उससे करवानी है जी उन दोनों में से अगर एक मना कर देगा जी कि मैंने नहीं लड़ना उसके साथ, फिर दूसरे वाले को बोलेंगे कि उसके साथ मतलब लड़ो, या फिर कई बार पैसे की भी दिक्कत आती है बीच में। लेकिन इसमें ज़्यादा वही आती है दिक्कत कि जो आपने मन में सोचा होगा ना, कई बार ऐसा होता है आपने सोचा होगा कि मैं मान लो कि मैंने सोचा हुआ है कि सोनू की कुश्ती जस्से के साथ करवाऊंगा। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जस्सा बोलूँगा नहीं मैं सोनू के साथ नहीं लड़ूंगा, आप किसी दूसरे के साथ करवाओ। फिर दूसरा वाला जो दूसरा पहलवान होगा वो कई बार बोलता है नहीं मैंने उसके साथ लड़ना है तो मेरे को इतने पैसे दिला दो, मतलब पैसे बढ़ाते जाएंगे या कुछ ऐसा, वो कई बार दिक्कत आ जाती है जो बड़े दंगलों में कुश्तियाँ करवाने के लिए। उसमें फिर सिलेक्टर की बेइज्जती होने का ज़्यादा रहता है, क्यों तेरा पहलवान माना नहीं, ऐसा वैसा होता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो अगर एक बार बोल दिया पहलवानों को जिसकी उनको बताना पड़ता है कि आपकी इसके साथ ही कुश्ती है जी, तो वो तो आते आते हैं। तो जो मैच में फिक्सिंग होती है वो क्या चलता है? फिक्सिंग होती है कि नहीं होती है? फिक्सिंग देखो जी अब हर एक गेम में है जी इसमें हम दो राय नहीं बोल सकते, किसी के हर एक बीच में हो जाती है, अब क्या करें। लेकिन जो भी कुश्ती सिलेक्टर या होता है उसकी तो कोई भी तो खुद तो चाहता नहीं है कि हो जाए, लेकिन बीच में हो जाती है, फिर क्या करना। लेकिन आजकल वैसे कम भी हो गया क्योंकि जो पहलवान जो बढ़िया है उनको पता है कि हमने एक ही कुश्ती लड़नी है, एक कुश्ती लड़नी है, अपना अच्छा देंगे तो 10 कमेटियाँ और भी बुलाएंगी। तो हाँ उस हिसाब से वैसे है, कम भी है, वैसे कम भी है और है भी है। इसको मतलब मना भी नहीं कर सकते कि नहीं है और ऐसा भी नहीं बोल सकते जी बिल्कुल। तो क्या बोलते, कई बार होता है मैंने सुना है कि पहलवान जो बोलते हैं स्टेरॉइड्स या इसके ऊपर क्या मतलब, आप तो जैसे आपने पहलवानी की है जी जी, आप तो रहे हो बिल्कुल देसी पहलवान जी जी, कोई मतलब प्रोटीन वगैरह तो चलता है, प्रोटीन का तो समझ आता है, ये स्टेरॉइड क्या चीज़ है? स्टेरॉइड भी देखिए जी अपनी जो क्षमता होती है हमारी इसको बढ़ाने के लिए कई पहलवान लेते हैं, दूसरे अपने क्या बोलते हैं अदर स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी लेते हैं जी। अभी, इसीलिए आपको पता ही है कि जो हमारे नेशनल के जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें नाडा वगैरह जो भी है चेक डोप टेस्ट करती हैं, और आपने देखा होगा बीच में ओलंपियन भी कई फंस जाते हैं इसमें, कई बार निकलते हैं बीच में। तो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इस चीज़ को लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अनुभव है, अगर सही ढंग से जीना है, सही तरीके से जीना है, तो हमें अपने जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ से जो चीज़ें बनाई गई हैं उन्हीं के ऊपर हमें अपना ध्यान देना चाहिए और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। स्टेरॉइड को बिल्कुल भी मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए इसको, मतलब ये सही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार होता है पहलवान ना 10 मिनट कुश्ती करता है उसके बाद उसको नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ आजकल वैसे हालात तो बहुत इस लाइन में बहुत बदतर हो गए हैं, बड़ी ज़्यादा। हाँ। ये अपने आप को नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर के लिए फेम है, उसके बाद ख़त्म है काम, ख़त्म है ना, कोई नहीं पूछेगा। देखिए जो देसी पहलवानी करेगा ना, सही तरीके से करेगा जी, वो चलेगा लंबी रेस का घोड़ा बनेगा वो तो है। जो जल्दी मतलब इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहने वाले पहलवान हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो 4 साल 5 साल के बाद। आप अपने आपको ऐसी यादगार कुश्ती जो कि आप कभी भुला ना पाए हो? देखिए जी सफ़र में कुश्तियाँ तो बहुत यादगार हैं, अब बताना मैं शुरू करूँगा तो वो तो मैं पहले बता रहा हूँ कि 20-25 साल हो गए इस लाइन से जुड़े हुए, तो वो तो ख़त्म नहीं होगी जी। लेकिन अभी एक दो जो मेरे को याद है, वो जा तो सारी हैं मैक्सिमम, लेकिन एक दो बताता हूँ जो मेरे को थोड़े मतलब भूल ही नहीं पाता कि जी भूल नहीं पाता, वो बताता हूँ। हमारे जो एरिया होते हैं जैसे हम सर्दियों का समय होता है, इसके बाद जो हमारी सबसे पहले जो दंगल होता है वो रहन में होता है, बहुत बढ़िया दंगल होता है, बड़ा दंगल होता है। तो उस दंगल में मैं जैसे तैयारी करके गया शुरू में स्टार्टिंग में जी, जैसे 2004-5 की बात होगी शायद। अब एक सतीश पहलवान थे जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, अब स्वर्गवास जा चुके हैं, बहुत अच्छे पहलवान थे, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने वजन के स्कूली नेशनल में। उनके साथ मेरी कुश्ती
कम से कम तो मेरे को लग रहा है कोई 25-30 कुश्तियाँ हुई होनी जी। मैक्सिमम बराबरी हुई है। लेकिन उन्होंने, जो मैं बात करने जा रहा हूँ जी। उस सन में मेरे को उन्होंने गिराया उस कुश्ती में, वहाँ रैन में। मेरे को बड़ा बहुत मतलब ऐसा मायूस हो गया, मैंने बोला मेरे को गिराया। तो ये वही वाली बात होगी जैसे आपके साथ पहले हाँ 11th स्कूली में हुआ वाले, था। वही वाली। तो मैं जैसे ही फिर दूसरे साल जैसे फिर वही दंगल आना था, क्योंकि स्टार्टिंग में फिर तो गर्मियों की चलती रहती हैं जो भी है। लेकिन मेरे को वो दंगल याद रहा कि मैंने उस दंगल में मेरे को इसने गिराया हुआ, मैंने उसी में गिराना वो जी। और अगले साल फिर मैं जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे गुरु पवन जी साथ में थे। मैंने बोला गुरु जी मेरी कुश्ती उसके साथ करवाओ, आप सतीश के साथ करवाओ। बोला उसने रेफरी को, उन्होंने रेफरी को बोला मेरी कुश्ती करवा दी जी। कुश्ती करवाई, कुश्ती बहुत हुई हमारी। बाद में मैंने उनको सतीश को चित कर लिया मैंने। और मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता, उस समय मेरे को बाहर से कोई 17-18 हज़ार रुपया बाहर से हुआ था पब्लिक का उस टाइम का। मतलब उस टाइम तो बहुत बड़ी बात थी 2003-4 में जी। इतने पैसे, मतलब 10-10 मैंने तो रुपये ही देते थे। पहली बार सुना कि किसी बंदे को बाहर से 17-18 हज़ार रुपया हुआ। नहीं आजकल तो नॉर्मल बात है ये, आजकल इतने पैसे आजकल तो नॉर्मल, आजकल तो 500 या इतने देंगे तो बन जाएंगे। उस टाइम लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पूरे सीजन में ही मेरे इतने बनते थे मेरे हिसाब से सीजन। हाँ तो उस टाइम बचपन भी था थोड़ा, सीजन मतलब सीजन लगा लो या फिर महीने में या 15 दिन में बनते थे, वो ही की दिन में मैंने मतलब कमा लिए पैसे का इतना, मतलब वो नहीं। लेकिन जो मैंने उसको चित किया ना, दिल में बड़ी तसल्ली सी रही कि मैंने कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है। उसके बाद एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। हमारे नगरोटा सूरिया में होता है एक खबली दंगल है, बहुत बहुत बड़ा दंगल होता है वो भी। मैं वहाँ ऊपर कांगड़ा में देख रहा था दंगल, तो खब्बड़ वाला दंगल था। तो वहाँ चले गए हम, वहाँ चले गए, वहाँ राउंड बाई राउंड सिस्टम था उस समय। तो मैं कुश्ती मैंने पहली लड़ी, एक और लड़ी, 2 कुश्तियाँ हुई मेरी, मैंने दोनों में जीता था। अब जो बड़ी माली थी, बड़ी माली में शायद पम्मा पहलवान और बूरा पहलवान जी जा चुके थे। छोटी माली थी, छोटी माली में भी बहुत सारे पहलवान थे बीच में। अब मेरी तो गिनती नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन हल्का था मैं लड़ने वाला। लेकिन जो हल्का वजन ही हो तो उसका मतलब थोड़ा रहता है ना कि छोटा बच्चा है, इसको ऐसे करवा दो, कुछ स्पेशल कुश्ती करवा के साइड में करवा दो। तो मैं रेफरी को बार बार बोल लूँ कि मेरी शांति करवाओ, शंट नहीं करवाओ छोटी माली में जी। तो उन्होंने बुलाया हुआ था, सुक्खा पहलवान राजस्थान केसरी था वो बुलाया हुआ था। उसने, उसकी पहली कुश्ती हुई अपने विराट पहलवान है अपने अमृतसर वाले, इनको चित किया उन्होंने। उसकी भी थोड़ी मतलब हवा बन गई। मैं दूसरी बार मैं फिर मगर पड़ गया कमेटी के। मैंने और ऑप्शन देखा, मैंने बोला बाकी तो ये करवाएंगे नहीं, मैंने बोला इससे करवा दो मेरी सुक्खे से ही। जो बोलते बालते सिफारिश डालते डुलते तो कुश्ती होगी मेरी सुक्खे के साथ। कुश्ती हुई कम से कम कोई 40 मिनट मेरी और उसकी सुक्खे की, जो राजस्थान केसरी है उस, और बहुत कुश्ती हुई। बाद में बहुत थक ही गया। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि 2009 तक मैं खुद अपने आप में मतलब प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा करता था। सुबह 3 बजे से शुरू हो जाना, 6:30-7 बजे तक, 3.5 घंटे तक मैंने प्रैक्टिस। उसके बाद मैंने वो नीचे से ही हारी बोल गया फिर। अच्छा। सुक्खा पहलवान और वहाँ की पब्लिक ने भी मेरे को बड़ा मतलब प्यार दिया उस टाइम, और मेरी छोटी माली करवाई थी। वो किस्सा मेरे को याद है जहाँ पे आपको समझ रहे थे कि नहीं। या फिर एक मेरे को एक अपना हमारा फतेहपुर के पास बरोट है, जो बड़ा दंगल होता है खट के पास, वहाँ पे होता था। वहाँ भी मैं उस टाइम था बाबूराम कोच साहब के पास, हमारे चाचा जी हैं एम स्टेडियम में, वहाँ जम्मू में रहता था मैं। वजन मेरा वही था हल्का। अब वहाँ जाके भी वही मंगा कि हल्का छोटा है, तो मेरी 2 कुश्तियाँ करवा दी मैं। बाद में मगर पड़ गया, मैंने बोला मेरी माली करवाओ। तो माली करवाते करवाते उन्होंने फिर काला पहलवान था अपना दीनानगर का जी, वो बढ़िया था, वो भी उसकी माली करवा रहे थे। साथ में काशिमदीन भाई थे अपने बिल्लू जो पठानकोट के, इनकी कुश्ती करवा रहे थे, छोटी माली थे। मैंने बोला नहीं मेरी करवाओ, शांति कराओ पहले। फिर काला पहलवान के साथ मेरी वहाँ पे शंटनी करवाई, तो मैंने उनको हरा लिया। वहाँ भी पब्लिक ने मतलब बहुत प्यार किया, और फिर बाद में मैं वहाँ पे भी माली लड़ा बाबा जी की कृपा से। धीरे धीरे नाम चलता गया। हाँ जी। हाँ। तो जैसे कि आप पहलवानी करते हो, तो पहलवानी के दौरान कई बार जैसे मानते हैं पहलवान को चोट लग जाती, तो आपके साथ हुआ कभी ऐसा समय? अब क्या बताऊँ मैं आपको, चोटों से तो बहुत पाला पड़ा है। शुरू में मैं जब थोड़ा मतलब ठीक होता था, शुरू में मेरे को टाइफाइड ने बहुत तंग किया। ठीक, टाइफाइड हो जाना, फिर कई बार थोड़ी दिक्कत होती रही। उसके बाद मेरे को 2013 में जॉन्डिस हुआ।
जो हमारे लोकल जहाँ के पठानकोट में नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन 3 हॉस्पिटल मैंने वहाँ पे रहा उस टाइम, जॉन्डिस के से पीड़ित था मैं। उन्होंने मना कर दिया था कि आप जाओ अपना घर में जाके सेवा सावा, घर वालों को बोल दिया कि इनकी इसकी सेवा करो, अब जाने वाला है ये। फिर मैं बहुत दिक्कत थी। फिर मैं पीजीआई में गया, पीजीआई वालों ने भी फिर ऐसे ही मतलब पहली बार तो मना कर दिया, दूसरी बार मैं गया, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र लिखा था आज आपके सामने। और उस बीमारी के दौरान मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी पहलवानी कर ही नहीं पाऊँगा, ग्राउंड में आ ही नहीं पाऊँगा। और वही था, जैसे मैं ठीक हुआ उसके बाद मेरे मन में एक यही विचार आया कि मैंने दोबारा पहलवानी करनी है, बस मैंने दोबारा पहलवानी करनी है। मैंने देखना है कि क्या मैं 2250 उठा बैठी होती है हमारे एक पहलवानी में, जो उठा बैठी होती है इसका मतलब बड़ा होता है कि जो ज़्यादा लगाता है उसमें थोड़ा सा स्टेमिना और हर मतलब पूरी बॉडी का जो होता है जोर लगता है उसमें, और अच्छी एक्सरसाइज है मतलब मानी जाती है। तो जब मैं 1500 तो नॉर्मल जैसे हम लगाते थे, जब मैं 2000 से ऊपर लगाना शुरू करता था तो मैं सोचता था कि 2000 तक पहुंच जाता तो मेरे मन में ये विचार हो जाता था कि अब बंदा कोई मेरे को गिरा नहीं सकता। तो उस बीमारी के दौरान जब मैं ठीक हुआ थोड़ा सा 2015 में मैंने फिर शुरू की। एक तो थोड़ा मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी था, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती थी क्योंकि ड्यूटियों का भी देखना पड़ता था, अपनी नौकरी का भी, लेकिन वहाँ भी जैसे ही समय लगता तो प्रैक्टिस फिर करनी ये मन में रहता था क्योंकि शुरू से इसी लाइन से जुड़े हुए थे। फिर 15 के बाद मतलब दोबारा फिर मैं इसी पहलवानी में बीच में आ गया मैं फिर आगे। और उस टाइम भी फिर मैं चंबा में रहे हम बीच में, वहाँ भी जो बड़े दंगल होते हैं जैसे हमारा खैरी का दंगल होता है, एक बहुत बड़ा दंगल होता है, उसमें भी मैं अपने समय में वहाँ पे मैंने माली लड़ी हुई है, छोटी माली लड़ी हुई है, बड़ी माली तो नहीं लेकिन 2 नंबर की माली मैंने लड़ी हुई वहाँ पे। फिर खिरड़ीदार होती हैं ऊपर वो वाली हैं। फिर एक सुरगानी होता है बड़ा दंगल, सुरगानी में भी मैंने छोटी माली लड़ी हुई है। फिर अपने ऊपर देवी कोठी एक तीसरा कॉलोनी में होता है, किहार होती है एक बहुत बड़ा दंगल। ऐसे कई दंगल है, मतलब अब नाम लेते हाँ जी। जैसे चुवाड़ी का बड़ा दंगल होता है, चिलामा में होता है, जहाँ भी मतलब चुवाड़ी में तो मैं शायद मेरे को लग रहा है कोई 5-6 बार मैंने 3 नंबर या 4 नंबर पे मतलब ऐसे मैं वहाँ पे लड़ता ही रहा हूँ। चिलामा में भी मैं 2 नंबर में कई बार लड़ा हूँ। और भी बीच में कई मतलब दंगल है, कईयों में अच्छे जो हमारे लोकल जहाँ पे दंगल हैं उनमें भी कईयों में भी प्रभु की कृपा से सब कुछ। तो आपने अखाड़े वगैरह भी लगाए हैं? हाँ, प्रैक्टिस में रहा हूँ जी शुरू से। जैसे पहले तो हम लोकल में भी करते थे, उसके बाद कॉलेज मैंने गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा में की है मैंने ग्रेजुएशन। तो इंदौरा में जैसे पढ़ते थे तो हम रहते थे वहाँ पंगोली चौक अखाड़ा है श्री रांझू जी का, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस करवाई हुई है रांझू जी ने। वो सुबह गुरुजी उस्ताद जी हमारे बैठ जाते थे सामने और उन्होंने पूरी प्रैक्टिस मतलब इतने लगाओ। जो मींदा पहलवान है उनके फादर साहब हैं, बहुत अच्छे मतलब इंसान है वो भी। और इसके बाद हमें एमए स्टेडियम में, और जो हमारे भारत केसरी पहलवान है सोनू जी, हम दोनों भी मतलब काफ़ी इकट्ठे रहे हैं शुरू में। कोई ये तो भर्ती होने के बाद मतलब मैं पुलिस में चला गया, लाइन अलग होगी, नहीं तो शुरू से हम लोग कोई मतलब जो इकट्ठे रहे हैं कोई 6-7 साल इकट्ठे रहे हैं। तो आपने पहलवानी साथ में स्टार्ट की थी कि आपने पहले की थी स्टार्ट? नहीं, है तो मेरे से बड़े जैसे सोनू पहलवान उम्र में, लेकिन पहलवानी हमारा जो बैच है वो इकट्ठा ही रहा है। इकट्ठा रहा है। हमारे सोनू पहलवान थे, फिर पप्पी थे, अजय पहलवान थे, जो अजय पहलवान है वो भी बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं, हमारे हिमाचल पुलिस के ही हैं। और फिर एक जित्तू पहलवान जी रहे हैं जो आजकल होमगार्ड में सेवाएं दे रहे हैं अपने वजन में। मैं बोलता हूँ वो भी स्टार था, बहुत बढ़िया था। एक हमारे भाई स्वर्गवास से सिधार गए हैं, मंगलू पहलवान थे, उनकी थोड़ा एक एक्सीडेंट में कुछ हो गई थी, मतलब गुजर गए थे। वो भी बहुत अच्छे थे अपने वजन में। हमारा जो बैच था ना, जैसे बोलते हैं ना बैच होता है, वो हम जो 5-6 थे ना, बड़े परिपक्व और बहुत ही बढ़िया थे, एक से एक नस्ल थी मतलब लड़ने वाले। कमा रहे हैं वो। जी बिल्कुल। उस टाइम का बैच था आपका? जी। जो भी अभी देखते हैं हमारा जो जहाँ का बच्चे आने वाली पीढ़ी है खाड़ा बना है, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक क्योंकि हम लोग तो यहाँ से बाहर रहते थे, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अब बच्चों के लिए यही लोकल में हमारे सब कुछ मिल जाएगी। मतलब आपने जो दिक्कतें देखी हैं वो आप नहीं चाहते कि लोकल के बच्चे देखें? जो मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी देखे और अच्छा हो गया है, क्योंकि शुरुआत की थी इसको
हमारे श्री अजय महाजन जी ने पैसे दिए थे ब्लॉक लेवल के, नहीं सॉरी, शायद अपने विधायक निधि से दिए थे 10 लाख शायद जी। उसके बाद हमारे खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया जी ने यहाँ पे 82 लाख रुपया दिया था, उनकी बदौलत ये सब बना हुआ है। तो ये जो अभी अखाड़ा चल रहा है, तो इसमें जिस भी बच्चे ने आना वो किस तरह से एंट्री कर पाएगा? अभी तो देखिए जी, इसका काम चला हुआ है बाहर, जैसे आपने देखा काम चला हुआ है जी। इसके बाद देखते हैं जी जो हमारी यहाँ पे कमेटी बनेगी परिपक्व, या फिर जो भी जैसी होगी एक मतलब जो भी सिस्टम बनेगा उस हिसाब से फिर बच्चों की जो भी एंट्री रहने रुकने के लिए जो भी सिस्टम बनेगा तो वो सारा रहने रुकने का है, जहाँ पे सुविधा है वैसे बनी हुई है, डॉर्मेट्री वगैरह सब कुछ। जी जी। तो आप मतलब आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो कि पहलवानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो हर एक जो पर्सन है जी, जो बड़े भाई या जो भी हमारे आइडल कोई सुन रहे होंगे या भी जो भी सुन रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पहलवानी ही में ही डालो अपने बच्चे को, जो भी अच्छा स्पोर्ट्स लगता है उसमें डालो, और अपने शरीर के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे ज़रूर बॉडी को देने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मन और स्वस्थ वातावरण रहेगा, विचार हाँ जी हाँ, विशुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है और इसी से चलेगा गेम से ही। और पहलवानी करना मैंने आपको पहले बताया कि एक बाबा बनने जैसा ही है। होता है। तो अंत में हम एक रैपिड फायर खेलेंगे जी। तो सबसे पसंदीदा दाव कौन सा है आपका, फेवरेट दाव? देखिए जी, पसंदीदा तो सभी होते हैं, जो मौके पे लग जाए वही है, मौके पे लग जाए जो सक्सेसफुल हो जाए। तो सबसे मुश्किल ट्रेनिंग पार्ट कौन सा है? सबसे ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में तो सारे पार्ट, लेकिन जो सबसे मेरे को लगता है कि सुबह उठते हैं ना, जो 3 बजे जो अलार्म लगा के जाए जैसे उठना, वो सबसे मुश्किल है, वो सबसे क्योंकि हर कोई उठ नहीं पाता है जी। हाँ, यही तो मुश्किल है। दूध, दही या बादाम का रगड़ा, क्या मतलब इनमें बेस्ट आपको कौन सा बेस्ट है? देखिए जी, ये तो पहलवान की एक फेवरेट है, तीनों ही डिशें जी। ये सभी फेवरेट ही है। तो आदर्श पहलवान, वो तो आपने पहले ही बताया है। जी, आदर्श पहलवान एक साथ में हमारे रमेश जी है ना, अपने आर्मी रिटायर्ड हैं देरा से, जी। उनको भी मैं मतलब मानता हूँ कि वो भी उनकी भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे हिमाचल के लिए, एशियाड खेले हुए हैं जी। और डोगरा रेजिमेंट में थे वो रमेश पटियाल जी, श्री रमेश पटियाल जी। जी। वो भी अच्छे पहलवान थे और अच्छा नाम कमाया उन्होंने अपने समय में। तो अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अरुण पहलवान कैसा बंदा है? ये तो मैं अपने आप में क्या बोल सकता हूँ, जो लोगों को जैसा लगता है वैसा ही है, क्योंकि आपको पता ही है हर जगह जहाँ 10 बंदे लाइक मतलब बंदे को करते हैं, वहाँ 2 तो होते हैं ऐसे कि जो होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और ना ही हम ज़्यादा, मेरा तो ये विचार रहता है, मन में ये रहता है कि मैं किसी को अपनी तरफ से हर्ट ना करूँ बस। एक पहलवान को मैट वाली कुश्ती करनी चाहिए कि मिट्टी की कुश्ती करनी चाहिए? देखिए जी, जो पहलवान है उनको मेरे हिसाब से तो जो बढ़िया पहलवान है वो दोनों में ही अच्छा है जी। मैट की भी करनी चाहिए और मिट्टी की भी, क्योंकि मैट की अगर करेंगे तो जो हमारी बात तक उपलब्धि रहती है, और नौकरी नाकरी के लिए जो मैट के जो हमारे मतलब नेशनल लेवल के फेडरेशन के थ्रू जो कंपटीशन होते हैं उनमें अगर मेडल मुडल आता है तो नौकरी नाकरी के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप इसी के जरिए मैट के जरिए ही ओलंपियन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मिट्टी की जहाँ तक बात है, मिट्टी की भी अच्छी हमारी ट्रेडिशनल गेम है, ये हमारे लोकल जो दंगल दुंगल होते हैं जी। उनमें सभी में मतलब थोड़ा होता है कि जैसे करवाते ही हैं, हिमाचल में सबसे ज़्यादा दंगल होते हैं मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में। जी, वो तो है। हाँ जी। अगर मतलब कि बंदे ने अगर फ्यूचर का देखना हो गवर्नमेंट जॉब में देखना हो तो मैट की ही करनी चाहिए ज़्यादा। अगर पैसे की तरफ देखना हो और थोड़े समय के लिए देखना हो तो कुश्ती की, क्योंकि जब तक सेहत ठीक है तब तक आप पहलवानी कर पाओगे। इसमें एक बार नौकरी मिल गई तो बंदे की फिर नहीं, आजकल जैसे मैट की भी करवाते हैं और मिट्टी के भी चला हुआ है हमारे दोनों में चली हुई है साथ में। ज़्यादा मैट की करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा मैट की करनी चाहिए फ्यूचर के लिए। जैसे हरियाणा में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मैट पे ही करते हैं और अच्छा है उनके लिए, क्योंकि पूरी नेशनल जब मतलब हमारा जो भी कंपटीशन होता है नेशनल में, ज़्यादातर हरियाणा से ही बच्चे, हरियाणा दिल्ली से ही बच्चे निकलते हैं इसी वजह से। लेकिन हमारा हिमाचल भी बहुत अच्छा कर रहा है इस समय। हमारे जहाँ लोकल जो एरिया हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ नूरपुर में ही जैसे ये हमारे ही एक रेसलिंग का सेंटर है, हमारे सुरजन कोच साहब हैं, वो भी अपने कोटपलाड़ी में
बहुत जल्द खोलने वाले हैं, शायद मार्च तक वहाँ भी कुश्ती अखाड़ा है। फिर एक हमारे जोनू जी है, हमारे समाज सेवी, वो वहाँ सुलियाली से, उन्होंने भी अच्छा रेसलिंग का स्टेडियम का काम चलाया हुआ है, वो भी जल्द खुलने वाला है। वो भी फिर एक हमारा आधुनिक पब्लिक स्कूल है, श्री सुशवीन पठानिया जी हमारे वहाँ के प्रिंसिपल है, उनकी भी एक बहुत अच्छी पहल है। मैं आपको बताना भूल गया था कि वहाँ उन्होंने जुडो और रेसलिंग और MMA का गेम के लिए, तीनों के लिए निःशुल्क अपने जो बच्चे हैं वहाँ के स्कूल के, उनके लिए खोला हुआ है, मतलब ओपन किया हुआ है अभी। जूडो तो सुनने में आया आपने भी की है? जी, जुडो का भी एक बार मौका मिला था, 2007 या 2008 में गया था मैं। तो पहलवानी से कितनी अलग है जूडो? है तो रलती मिलती है। मैं गया हुआ था सीनियर नेशनल खेलने के लिए, तो हमारे साथ थे संजीव पहलवान जी थे इंदौरा से, वो जुडो के अच्छे प्लेयर थे। वो मेरे को बोले चल अरुण साथ में चलते, वहाँ हमीरपुर में जुडो की सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप है, वहाँ पे चल। मैंने बोला भाई यार मेरे को लड़नी नहीं आती है। बोला तू चल साथ में चल बस। साथ में गया, हनुमान जी की कृपा रही, वहाँ भी मैं अपने वजन में 66 kg में फर्स्ट आया था वहाँ पे जुडो में भी। तो ऐसा था आपका जूडो का सफ़र? जी। कोई पहलवानी से जुड़ा हुआ बचपन का आपका कोई किस्सा ऐसा जो आप अभी तक ना भुला पाए हो? जी, बचपन में मैं आपको सुनाता हूँ एक। हम 4th या 5th में पढ़ते थे। मैंने आपको जैसे बताया कि हमें क्रेज बहुत था, जो हमारे बैचमेट थे, जो भी हमने क्या करना, जहाँ नाले के पास एक खेत में अखाड़ा बनाया हुआ था अपना। अच्छा। कोरे के दिनों ने बीच में हमने लंगोटी लगा के, रुमाली लगा के बीच में घुस जाना हमने कि पहलवानी करनी है। नॉलेज तो थी नहीं इतने, ना ही एक्सपीरियंस था, शौक़ बहुत था। स्कूल जाने से पहले हमने यहाँ पे आके 9 बजे स्कूल लगते थे, तो हमने मतलब बीच में आके, बचपन था उस टाइम, तो हमने आके वहाँ पे मिट्टी में, वहाँ हमारे हाथ और पैर पूरे ही सन्न हो जाने, और बीच में हमने नाले में फिर नहा के जाना मिट्टी से। घर में जाके माँ ने बोलना कि बेटा मत जाया कर, नहीं तो नमूनिया हो जाएगा। वो किस्सा मेरे को अभी ज़्यादा, उन्होंने मना करना, और हमें इतना क्रेज। आज के समय में तो नहीं बच्चे ऐसा करते होंगे, मतलब उनको है ही नहीं आजकल फोन। क्रेज की बात है, मेरे को उनका जो भावार्थ है कि क्रेज की बात है। 4 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे आजकल बच्चे तो 8-10 बजे तक फ़ोन ही चलाते रहते हैं। जी चलो, तो है। तो इसी के साथ धन्यवाद भाई जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप हमारे शो में आए, हम हमारे नहीं आए, हम आपके शो में आए हैं, तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। नहीं भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, कृपया इनके भाई के हिमाचली बैकपैक पॉडकास्ट को ज़रूर लाइक और शेयर करें। जी धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक यू जी। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इस वीडियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है, इसे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बंदे को इनकी कहानी के बारे में पता चल सके। क्योंकि एक जो पहलवान होता है वो एकदम से नहीं बन जाता, उसके पीछे की पूरी कहानी होती है, उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है, सब कुछ होता है। धन्यवाद।